अगर आपने भी पढ़ा होगा तो उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाता है। जो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया था वो गलत दिया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वो असंवैधानिक गैर कानूनी आरक्षण को खत्म किया। चला रहा है सर आरक्षण कब से चला रहा है? ये 4% आरक्षण जो मुस्लिम समाज को दिया गया वहां कब से चल रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कब से चल रहा है का एजेंडा जो था, आज भी वो कह रहे हैं कि हम 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार पर। वो कह रहे हैं 6% असंवैधानिक है। अरे सर, वो कह रहे हैं 6% देंगे। दे कैसे सकते हैं? मैं तो क्वेश्चन मार्क मेरा पहले ये कह रहा हूं कब से चला रहा है सर वहां? आप एक बार बताइए, अगर कोई असंवैधानिक गैर कानून चीज चल रही है 2-4 साल से, तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यूसीसी आपको मालूम है? नहीं, आप सुनिए ना, 2018 में आपकी सरकार बनी तब भी वो गैर संवैधानिक का संहिता वापस क्यों नहीं लिया? भारतीय संविधान की मूल भावना है, आपको पता है ना? ये तो विजेंद्र जी, अनुच्छेद 46 क्या कहता है आपको पता है? यूसीसी मूल भावना है। 65 साल क्या वाकई में बजरंग दल पर जो बयान दिया गया कांग्रेस की तरफ से, वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? क्योंकि कांग्रेस जानती है अगर कर्नाटक को जीतना है तो 2 चीजें महत्वपूर्ण है, लिंगायत में डाइवर्जन, वोकालत में सेंध, और मुस्लिम आबादी को अपनी तरफ कर लेना। तो क्या सोची समझी रणनीति के तहत जो बयान अमूमन बीजेपी की तरफ से आते थे, उसी तरीके के बयान कांग्रेस ने वहां दिए ताकि उसका फायदा उठाया जा सके? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की उस बात का विरोध करता हूं कि जयपुर में बम ब्लास्ट जैसी सर मैं दोनों को गंदी राजनीति के ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दर्द ये है, मैं इस बयान पर इसलिए नहीं आना चाह रहा हूं कि आपकी भी सरकार रही है, उनकी भी सरकार रही है, और आज की हकीकत यह है कि ऐसे मुद्दे पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, 15 साल हो गए हैं सर, आज उनको यह नहीं पता बेचारों को कि दोषी कौन है, किन्होंने ब्लास्ट किया, और उसमें दोनों की सरकारें बराबर की जिम्मेदार है। जब मैं फिर आपसे सवाल करूंगा कि सर कैसे छूट गए, आप जवाब नहीं देंगे। उनसे सवाल करूंगा कि एनआईए को जांच क्यों नहीं उस दौर में सौंपी गई, वो जवाब नहीं देंगे। हम कर्नाटक पे ही रहे तो अच्छा है सर, क्योंकि इसमें दोनों के ऊपर 2008 में एनआईए का अस्तित्व नहीं था। 2008 में आप बताइए ना, एनआईए का अस्तित्व नहीं था, उसके बाद था तो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में 2014 तक। एनआईए की एंट्री क्यों नहीं कराई इन्होंने? मेरे राजस्थान में ऐसे नाजुक मुद्दों पर राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए। आज श्रद्धांजलि का दिन है, आज श्रद्धांजलि का दिन है। आप भी उन सब जो निर्दोष मारे गए हैं उनको मेहरबानी करके श्रद्धांजलि प्रकट करिए। उनके परिवार आपके साथ देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से दायर करनी है और निर्दोषों को राजकुमार शर्मा जी, ठीक है राजकुमार शर्मा जी, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या वाकई में जानबूझकर वहां बयान दिया गया, और दूसरा सवाल कि कांग्रेस के राजस्थान के टॉप लीडर वहां कई दिन रहे, क्या उसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा प्रवासी राजस्थानियों में? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करूं कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में वापस सरकार बनाने जा रही है। वहां सरकार बनाने के पीछे हमारे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और येदुरप्पा जी और डी शिवकुमार और छोटे बड़े कार्यकर्ता रणदीप सुरजेवाला जी, सिद्धरमैया जी, येदुरप्पा आपकी पार्टी में? सिद्धरमैया जी, मैं गलती से निकल गया था, सिद्धरमैया जी, डी शिवकुमार जी, सुरजेवाला जी और छोटे बड़े कार्यकर्ता, तमाम लोगों की वहां मेहनत काम आई, और मेहनत का ही परिणाम है कि वहां हम कर्नाटक में सरकार बनाने जा रहे हैं। सर आप राजस्थान के आप कहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, मैं आ रहा हूं उसी बात जी की, रंधावा जी की और बाकियों की, मैं और बात बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि जब वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए जो हिंदुस्तान के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक गए, उन सब लोगों ने अपनी अपनी वहां भूमिका निभाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी वहां गए, 3 दिन उन्होंने वहां प्रवास किया और वहां पर अनेकों मीटिंगें करी, और राजस्थान के जितने भी लोग वहां रहते हैं उन सबको प्रभावित किया। उन सबका परिणाम यह है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बनाने जा रही है। जहां तक आपने कहा बजरंग दल की बात, बजरंग दल वाली बात हमारी कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। हम हिंदुओं का भी सम्मान करते हैं, मुस्लिम पार्टियों का भी सम्मान, जातियों का भी सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो 4% आरक्षण खत्म किया था, उसी दिन लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक से सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में तो मुस्लिमों से दूर रहती है, लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को गले लगा करके टिकट देकर ये चाहती है कि वहां के मुस्लिम इनको वोट दे दें। ये कहा कि 6% कर देंगे, हमारी सरकार आ गई जी, तो अब तो बताइए 2% किसका काट के दे रहे हैं? देखिए, जो भी कानून के तहत जो भी वहां होगा उसके तहत ही उनको अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा, वरना तो कांग्रेस पर आरक्षण ही नहीं है जी। कानून के तहत, संविधान के तहत धार्मिक आधार पर तो आरक्षण ही नहीं है। लेकिन जो पहले आरक्षण चल रहा था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान के अंदर इस वक्त का जो अपडेट 224 सीटों का रुझान जो सामने आ रहा है, उसमें कांग्रेस लीड करती हुई, बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई
दिखाई दे रही है। कांग्रेस 122 सीटों पर लीड कर रही है, बीजेपी 84 सीटों पर और जेडीएस 18 सीटों पर लीड कर रही है। और यह आंकड़ा मेजोरिटी की तरफ है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये रुझान है, लेकिन राजकुमार जी, एक सर्वे तो कांग्रेस ने भी कराया होगा, तो सर्वे क्या कहता है? इंटरनल सर्वे क्या कह रहा था कि वहां कर्नाटक में क्या हो सकता है, कितनी सीटों पर कांग्रेस लीड कर सकती है? देखिए, हमको 150 सीटों का अनुमान है। हमारा जो सर्वे था, हमारी जो मेहनत थी, वहां पर हमने 150 सीटों का टारगेट लेके चुनाव लड़ा है और निश्चित तौर पे हम 150 के आंकड़े के आसपास पहुंचेंगे और हम स्पष्ट बहुमत के साथ थोड़ी देर में वहां सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगे। लगभग 1 बजे 2 बजे के आसपास रिजल्ट पूरे आ जाएंगे और हम सरकार कर्नाटक में बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक और बात कहूं कि सिद्धरमैया जी और डी शिव कुमार जी की जो वहां जोड़ी है, शानदार जोड़ी है, उस जोड़ी ने वहां मेहनत करी। सुरजेवाला जी वहां लगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां लगे और सबने वहां पर शानदार मेहनत की। राहुल गांधी जी 18। ये तो कांग्रेस की खूबी है कि हर प्रदेश के अंदर शानदार जोड़ियां क्रिएट की हुई है जी। बस परिणाम आने के बाद जब ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री बनने वाला है उनकी पार्टी का, वहां से फिर वो जोड़ियां किस तरीके से काम करती हैं उस पर सवाल होता है। क्योंकि वहां सिद्धरमैया के लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री हैं और डीके शिव कुमार के इलाके में बोकालिंगाओं के बीच में यह कहा जा रहा है कि ये आपके मुख्यमंत्री हैं। तो किसी एक को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे सर, 2 तो नहीं होंगे। मुख्यमंत्री विजेंद्र जी एक ही होते हैं और निश्चित तौर पे मेहनत सबकी सामूहिक होती है और 2 या 3 प्रमुख चेहरे होते हैं। पार्टी आलाकमान तय करता है, विधायकों की राय लेता है, फिर उस एक व्यक्ति को वहां चुन दिया जाता है। जिस व्यक्ति को नहीं चुना जाता है, निश्चित तौर पे उसकी थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, पार्टी उसको अपने स्तर पर ठीक कर लेती है और निश्चित तौर पर हम कर्नाटक में फिर सरकार बनाएंगे। राजस्थान में भी आप निश्चित चल रहा है सब कुछ। विजेंद्र जी, राजस्थान में शैलेंद्र जी, सर मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि भाई कितने राष्ट्रीय नेता बीजेपी के कर्नाटक में गए, कितनी रैलियां की, कितना रोड शो किया। जो आंकड़ा है वो बीजेपी से डबल है, माफ कीजिएगा कांग्रेस से डबल है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं लगभग 109 के आसपास वहां सभाएं करते हैं, बीजेपी के 200 को क्रॉस कर जाते हैं। रोड शो बीजेपी के 100 से ज्यादा है और कांग्रेस के 60 से 65 के बीच में है, 70 के आसपास है। इतना कुछ होने के बावजूद आपको लग रहा है कि परिणाम आपके पक्ष में आए तो ये सब सफल हो जाए, और अगर नहीं आए तो आपको लग रहा है कि यही मुद्दे जो आज तक बीजेपी उठाती आई कांग्रेस की वजह से वो बैकफायर हुए। आपको रोकना चाहेंगे जरा देखिए विधानसभा के अंदर का जो परिणाम, कर्नाटक 2023 का चुनाव, 224 सीटों में से कौन कितने आगे चल रहा है। 126 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे का यह प्रदेश है, लोकल है, वहां के वोकल भी है और उन्होंने अपनी एक अलग रणनीति के साथ न सिर्फ 35 दलितों को टिकट दिलवाया वहां पर, बल्कि अपने बयानों के जरिए बीजेपी को उसी के जाल में फंसाने की कोशिश की और उसी का शायद यह परिणाम कि बीजेपी 78 के आसपास इस वक्त रुझान में दिखाई दे रही है। 18 पर जेडीएस से दिखाई दे रही है और एक अन्य जो वहां का अभी तक का रुझान, क्योंकि काउंटिंग शुरू हुए लगभग 1 घंटा 20 मिनट हो चले, अब यह रुझान कितना परिणाम में बदलेगा ये धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी जैसे जैसे काउंटिंग होगी। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 लाख के आसपास वोटर्स होते हैं, 73% के आसपास वहां वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह कि लगभग 1,40,000 के आसपास लोगों ने वोट डाला है एक विधानसभा के अंदर। अब उसमें से किस इलाके के ईवीएम को खोला गया है उससे रुझान बदलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक जो ईवीएम खुली हो वो उन इलाकों की खुली हो जहां कांग्रेस मजबूत हो सकता है कि बीजेपी ये कहे कि अभी उन इलाकों की ईवीएम खुलना बाकी है जहां बीजेपी मजबूत होगी और ये परिणाम बदलता हुआ नजर आएगा। शैलेंद्र भाई, क्योंकि हमने देखा है हर एक विधानसभा के अंदर इलाके बटे होते हैं कि भाई कहीं कांग्रेस मजबूत होती है, कहीं बीजेपी मजबूत होती है, कैंडिडेट से जिस इलाके से आते हैं वहां प्रभाव होता है और रुझान उसके हिसाब से बदलते हैं। आपको लग रहा है कि वही हो रहा है? आपने देखा कितना नेक टू नेक फाइट चल रही है। मुझे लगता है बहुत कम वोटों का मार्जिन है, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले अपन ने देखा था भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार 105 पे लीड कर रही थी और अब वो 80 पे 84 पे लीड करती आ रही है। तो आप 15 मिनट के अंतराल पे ये देखने को मिल रहा है कि जो वोटर्स का जो
डिफरेंस है वोट्स का वो बहुत कम नजर आता है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जनगणना आगे बढ़ेगी, गणना आगे बढ़ेगी चुनाव की, तो उससे रुझान जो है वो और स्पष्ट होते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछली बार बीजेपी को 2018 में 36.2% वोट शेयर मिला था, 104 सीटें आई थी। कांग्रेस को वहीं हमसे ज्यादा 39% के लगभग वोट शेयर मिला था और उनकी सीटें 78 थी। तो निश्चित तौर पर आप देखिए अभी ये प्रारंभिक रुझान है और मुझे लग रहा है कि जो फाइट है बहुत नेक टू नेक है, बहुत कम मार्जिन पर सीटें आगे पीछे हो रही हैं। 15 मिनट में ही ये चुनाव नहीं, लेकिन आपको ये लगता है वाकई में कि सर अगर बीजेपी को वहां कोई जिता सकता है, लीड करा सकता है, तो वो चेहरा जैसा भी है वो येदियुरप्पा है? क्योंकि आप जब 2008 को देखेंगे येदियुरप्पा को आगे किया तो 110 सीटें लेकर आ गए, उसके बाद आपने उनको हटा दिया तो वहां 40 सीटों पर सिमट गए, उसके बाद फिर लेकर आए तो फिर 100 से ऊपर की सीटों पर जीत गए। इस बार फिर वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस विधायक बेंगलुरु बुलाए गए हैं। कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। अब ये अपने आप में और इंटरेस्टिंग है कि अगर कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है तो भी क्या उसको डर लग रहा है? और अब ये डर क्यों लग रहा है, अब उस पर एक टिप्पणी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ये बता रहा है कि हर एक प्रदेश के अंदर 2 ध्रुवियों को आगे बढ़ाते हैं और उस वजह से विधायकों की जो प्रतिबद्धता होती है वो पार्टी से ज्यादा नेता के लिए हो जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में 2 पिलर्स खड़े किए कमलनाथ और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। राजस्थान का आप जानते हैं, इसी तरीके से हरियाणा, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश और इसी तरीके से कर्नाटक में 2 बड़े पिलर्स हैं। एक तरफ है सिद्धारमैया और दूसरी तरफ है डीके शिव कुमार। तो क्या कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि भाई जिसको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे क्या उसके समर्थित विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कांग्रेस को डर सता रहा है और इसीलिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु बुलाया है। लग रहा है कांग्रेस को कि अब खेल शुरू होगा, खरीद फरोख्त का खेल शुरू होगा। लेकिन ये कौन करेगा? राजकुमार जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप बहुमत की तरफ जा रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये डर सताने लगे कि हमारे विधायकों को खरीदा जा सकता है, तो फिर कैसे ही सरकार चलाएंगे? विजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त कौन करेगा। सुबह छोटे से छोटे बच्चे को अगर आप सुबह की नींद में उठा करके पूछेंगे कि हिंदुस्तान में खरीद फरोख्त का काम एमएलए को कौन करता है, तो वो बच्चा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नाम लेगा। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस मामले में बहुत ज्यादा माहिर हैं। 2019 में भी उन्होंने कर्नाटक में यही खेल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ किया था और उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात में माहिर रही है और कांग्रेस पार्टी को अपने तमाम विधायकों पे बहुत ज्यादा भरोसा है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है, रिजल्ट आने के आसपास सब लोग अपने अपने विधायकों को ट्रेनिंग के बहाने बाड़ेबंदी में ले जाते हैं और उनको बांध के रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत ट्रेंड चला दिया है। हमेशा पैसे के बल पे, दबाव पे डल पे ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई, ये जितनी भी एजेंसियां हैं, इनका दबाव बना बना करके विधायकों को अपने पक्ष में लेते हैं और उनको इतना डर पैदा कर दिया जाता है कि वो अपनी पार्टी को उस वक्त भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि डर अगर हिंदुस्तान में किसी को है तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसियां काम कर रही है उन पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों पे पूरा भरोसा करती थी, आज भी करती है, आगे भी करती रहेगी। और राजस्थान में भी यही हुआ था। राजस्थान में भी कांग्रेस के तमाम विधायकों ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा राजस्थान सरकार का साथ दिया था और आज भी साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा। और आज जबकि 4-6 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं राजस्थान में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है कि यह सरकार किसी न किसी बहाने हम कैसे न कैसे गिरा दें, ताकि हमारा जो सर्टिफिकेट हमने हिंदुस्तान में लिया है, हिंदुस्तान में जो हमको तमगा मिला है, वो तमगा हमारा कायम रहे। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपने कहा कि शुरुआत की गई राजस्थान में। एक बात का जिक्र बहुत बार किया जाता है कि भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो बक्सा लेकर आए थे। किसको खरीदने आए थे? हरियाणा के जब भैरव सिंह इतिहास गवाह है सर, बताइए किसको खरीदने आए थे? भैरव सिंह शेखावत जी। और पेमेंट की गई थी।
जब भैरव सिंह शेखावत जी चीफ मिनिस्टर थे और विदेश अपना इलाज कराने गए थे, तब गहलोत साहब के पास लोग आए तो गहलोत साहब ने कहा कि आपके नेता इलाज करने गए हुए हैं, मेहरबानी करके ऐसे नाजुक मौके पर सरकार गिराने का प्रयास मत करो। और मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में हमने कई इतिहासकारों ने इसका जिक्र किया है, अपनी किताबों में किया है जी, कि वो लेके आए थे बैग, कईयों को पेमेंट भी की गई थी, यहां तक लिखा गया है। मैं यही कह रहा हूं कि हमने कभी भी किसी भी सरकार को खरीदने और गिराने का काम राजस्थान में नहीं, लेकिन किसी ने कभी प्रूव नहीं किया। आप मुझे बताइए ना, प्रूव कर पाएंगे कभी कि भाई इसको इतने दिए हैं, ये सबूत रहे? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल आप आज तक हुआ क्या ऐसा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये आप जानते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि छोटे से छोटा बच्चा, अनजान से अनजान व्यक्ति जो राजनीति को नहीं समझता है, वो भी इस बात को जानता है कि हिंदुस्तान में तोड़फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जेडीएस ने भी एक तरीके से शुरुआत में कुमारस्वामी ने कह दिया कि हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़ी पार्टियों के बीच में खेल रहेगा। हालांकि नंबर्स तो अभी आपके पक्ष में है। बात मुद्दों की है, हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे, वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। क्या माना जाए कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को था, या अभी और भी नंबर आपको लगता है कि मेजॉरिटी प्रूफ आपके पास आएगी? बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। So how do you see the trends coming in right now from? Very encouraging, predictable, but very encouraging. We are absolutely confident of forming a government with absolute majority. So 5 guarantees worked, not Bajrang Bali? 5 guarantees worked. God has been kind. And the negative campaign, the divisive campaign of the Prime Minister personally did not work. I'm joined by Congress तो वो कह रहे हैं कि मेजॉरिटी के साथ हम सरकार बना रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। हमने जिन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा, उन मुद्दों का जनता के जनमानस पर ऐसा असर हुआ कि हम सरकार बनाने की स्थिति में हैं। राजकुमार जी, क्योंकि बयान तो आएंगे, रुझानों के साथ इस तरीके के बयान आना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन काम क्या किया? मैं फिर वही कह रहा हूं कि भाई सरकार तो आपकी थी नहीं, तो क्या जो 40% करप्शन का मुद्दा उछाला गया वो काम कर गया? जो बजरंग दल को लेकर बयान दिया गया वो काम कर गया? मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए जो 6% आरक्षण का दांव खेला गया वो काम कर गया? आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ऐसा बड़ा वादा, चुनावी वादा, जिसको पूरा तो आप कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन वो काम कर गया? देखिए विजेंद्र जी, हमने कर्नाटक के चुनाव में 5 गारंटी कर्नाटक की जनता को दी। हमने ये कहा कि युवा निधि के तहत 3000 रुपए प्रति युवा को हम देंगे। हमने अन्य भाग्य के योजना के तहत 10 किलो चावल प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को देंगे हम लोग। गृह ज्योति के तहत 200 यूनिट बिजली देंगे हम लोग। गृह लक्ष्मी के तहत 2000 रुपए पर महिला को देंगे और शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं को फ्री बस सेवा देंगे हम। ये 5 हमने वहां गारंटी वहां की जनता को दी। और इनको फ्री बीज कह सकते हैं कि भाई फ्री बीज के जरिए हमने वहां की जनता को गारंटी दी। और हम भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा कि मोदी का आशीर्वाद चाहिए, मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए तो वोट दो, और अगर आपने वोट नहीं दिए तो यहां कर्नाटक में दंगे होंगे। ऐसी बातें जब करते हैं तो निश्चित तौर पर कर्नाटक की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। छोटे से यहां पर रुक रहे हैं क्योंकि कर्नाटक की जनता वाकई में पढ़ी लिखी है, और वो जनता कहीं की भी हो उसको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि उसका सही कैंडिडेट कौन है जो उसके क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो क्या सिंहासन की कुर्सी को कौन काबिज होगा, कौन जीतेगा उसे, वो फैसला धीरे धीरे होने वाला है।